हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन का एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू हम टॉपिक वाइज जाएंगे। पूरे चैप्टर के एमसीक्यू हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो ये पूरा लेक्चर मतलब पूरा चैप्टर आप देख लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक वाइज की बात करें तो हम पहले आज जो टॉपिक ले रहे हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम करेंगे कि भाई ये कंसंट्रेशन बेस्ड जितनी भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे। डिटेल में आपको एनसीईआरटी का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा यहाँ पे, और वो लेक्चर आप देखोगे तो आपको उसके बहुत डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड समझ में आ जाएगा। तो फिर डायरेक्ट आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो भी फॉर्मूला मैं आज रिवाइज कर रहा हूं वो सभी फॉर्मूला आपको लर्न करनी होगी। अगर ये फॉर्मूला सही तरीके से लर्न कर देते हो तो एमसीक्यू में कौन सी फॉर्मूला कहाँ यूज करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये टॉपिक में आपकी मास्टरी आ जाएगी, 100% बात है। चलो अब बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन। तो 11th में भी आप देख चुके हो कि भाई इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है परसेंटेज। कौन सी बात है? परसेंटेज। परसेंटेज किसको बोला जाता है? जनरली 100 का जो पार्ट होता है उसको परसेंटेज बोला जाता है। मतलब यहाँ पे पीपीएच पार्ट पर 100 इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज। पीपीएच पार्ट पर 100। दूसरी बात याद रख, फ्रैक्शन भी आए तो 1 इसका पार्ट होगा, इसको फ्रैक्शन बोला जाए। एक का डिवीजन कर लो तो हर डिवीजन को फ्रैक्शन बोला जाता है। 100 का डिवीजन करो तो हर डिवीजन को परसेंटेज बोला जाता है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में परसेंटेज के कुल 4 यूनिट है, अलग अलग डेफिनेशन है। कितनी है? 4 डेफिनेशन है। तो उसको आपको आज याद रख लेना है। कैसे याद रख लेना है वो आज समझा रहा हूं। सही तरीके से ध्यान रखोगे तो आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लिखा जाता है परसेंटेज वेट टू वेट, लिखा जाता है परसेंटेज W बाय W, बोला जाता है परसेंटेज वेट टू वेट। तो पहले चारों लिख देते, परसेंटेज वॉल्यूम टू वेट, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम। तो ये 4 फॉर्मूला आपको कैसे याद रखने? तो देखो ये पे वेट टू वेट मतलब ये रेशियो लेना है, वेट वेट का, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वेट तो इसका भी रेशियो लेना, इसका भी, इसका। तो फर्स्ट क्या है? तो ये जो W लिखा फर्स्ट वाला, हर में फर्स्ट, ये क्या लेना है, ये क्या लेना है, क्या लेना? सोचेंगे तो ये आपको लेना है, ऊपर जो लिखना है वो लिखना है सॉल्यूट, नीचे जो लिखना है वो लिखना है फॉर सॉल्यूशन। और ए परसेंटेज के लिए ये रेशियो को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। जैसे भाई मुझे परसेंटेज वेट टू वेट की फॉर्मूला लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? तो रेशियो है वो तो आपको समझ में आ गया। ऊपर क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या लिखना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलो ऊपर क्या लिखेंगे? तो वेट अथवा तो मास ऑफ, नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। दूसरी फॉर्मूला हो गई। अब तो ये भी आपको समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये भी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे चारों फॉर्मूला आप सही तरीके से याद रख सकते हो। दूसरा, इसको शॉर्ट में तो सिंबलाइज भी किया जाता है, तो एक W अपॉन W प्लस W0 इंटू 100, तो ये आपका है वेट ऑफ सॉल्यूट। W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। W0 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब या वेट ऑफ सॉल्यूट, याद रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे पूरी फॉर्मूला हो जाएगी। आपको पूरी चारों फॉर्मूला लिखी हुई मिल जाएगी भाई, उसको ऐसे लिखा जाएगा। चलो, फर्स्ट वेट टू वेट, वेट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू वेट, चारों फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब इसके बाद सेकंड टर्म्स आएगा पार्ट पर मिलियन, उसको पीपीएम लिखा जाता है। सेकंड फॉर्मूला कौन से आएगी? पार्ट पर मिलियन। लिखा क्या जाएगा? पीपीएम। पीपीएम वेट टू वेट भी होता है, पीपीएम वेट टू वॉल्यूम भी होता है, चारों होती। तो पीपीएम तो पार्ट पर मिलियन, तो यहाँ पे पार्ट पर 100 में हमने मल्टीप्लाई किससे किया था? 100 से। तो m के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 10⁶। 100 की जगह क्या लेना पड़ेगा? 10⁶ मिलियन, 10 लिख, तो ये आपकी फॉर्मूला हो जाएगी पीपीएम वेट टू, फिर से पीपीएम वेट टू वेट, तो ये आपकी फॉर्मूला हो गई। पीपीएम परसेंटेज निकालो वेट टू वॉल्यूम, तो क्या करना पड़ेगा? 10⁶ हो गई। बाकी दो में भी ऐसे ही करेक्शन कर सकते हो। दूसरी बात, पीपीबी भी आएगा, पार्ट पर बिलियन। क्या आएगा? पीपीबी, तो इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे 10⁹ कर देना है, बिलियन 10⁹ आ जाएगा। तो इज अ पार्ट पर बिलियन वेट टू वेट हो जाएगा। पीपीबी वेट टू वॉल्यूम हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा? 100 को निकाल के 10⁹ लिख देना पड़ेगा। तो टोटल परसेंटेज फॉर्मूला आपको आ गई, पार्ट पर मिलियन आ गया, पार्ट पर बिलियन आ गया। फिर भी उसको कैसे लिखते हैं? चलो, दो फॉर्मूला और, पीपीएम पीपीबी, फर्स्ट पीपीएम, सेकंड पीपीबी। अब मुझे एक और बात सोचनी, पीपीएम और पीपीएच मतलब परसेंटेज वेट टू वेट, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है? तो पीपीएच परसेंटेज वेट टू वेट के फॉर्मूला आपको याद है, याद रखना है। अभी देखो कैसे, तो यहां मैं कर देता हूं 10�6 की जगह 10⁻² इंटू 10⁻4। अब आप जानते हो कि भाई ये किसकी फॉर्मूला हो? इतना पार्ट इज अ परसेंटेज वेट टू वेट, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इक्वल टू परसेंटेज वेट टू वेट इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू पीपीएम। तो ये फॉर्मूला मुझे कन्वर्जन करना हो एमसीक्यू के लिए, तो सिंपली मैं उसको कन्वर्ट करके सही आंसर लिख सकता हूं, कन्वर्ट करके सही आंसर लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। चलो, इसके बाद स्ट्रेंथ, यहां पे एमसीक्यू के क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक किया जाए, कुछ डेटा दे रखा होगा, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी।
तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर मोलारिटी में लाना है। और जब कोई भी स्पेसिफिक ना किया हो, डेटा दे दिया हो और पूछा जाए फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो स्ट्रेंथ किस यूनिट में ढूंढनी है, तो स्पेसिफिक ना हो तो आपको स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, तो ये हो गया ग्राम पर लीटर, इसी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बोला जाएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, माइंड में बैठा देना। तो फॉर्मूला हो गई स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाली है, और ये फॉर्मूला है आपकी मोलारिटी, कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंट यूनिट मोलारिटी। मोस्टली कंसंट्रेशन को मोलारिटी में बताया जाता है रूटीन यूज के लिए। मोलारिटी की फॉर्मूला तो सिंपली आप जानते हो कि मोल पर लीटर, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, क्या लिखा जाएगा, मोल पर लीटर। मोल किसका, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल को सिंपली लिखा जाएगा मास एंड मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी एक फॉर्मूला हो गई। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखनी है भाई, लीटर की जगह वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो क्या करोगे, ये तो हो गए, ये लीटर की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हो तो सिंपली आपको ऊपर 1000 लिख देना है, और वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपके हो गए मोलारिटी की फॉर्मूला। दूसरी बात, कभी कभी डेंसिटी दे रखी होती, वेट परसेंट दे रखा होता है और मोलारिटी ढूंढनी है, तो फॉर्मूला ये आएगा परसेंटेज वेट टू वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास। देखो स्पेसिफिक ना किया हो तो मोलर मास आपको सॉल्यूट का ही लेना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा नहीं जाता फॉर्मूला। एमसीक्यू के लिए जितना शॉर्ट करो उतना बढ़िया। तो वेट टू वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 इंटू मोलर मास। और सपोज आपके डेंसिटी D इज इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी लिखने की जरूरत नहीं है। इट मींस क्वेश्चन में डेंसिटी ना दी हो, परसेंटेज वेट टू वेट दिया हो, तो डायरेक्ट आप इसको निकाल के आंसर ला सकते। तो इतने फॉर्मूला पहले कैसे लिखने हैं, लिख देते हैं। चलो मोलारिटी, डेंसिटी के बिना वेट टू वेट और डेंसिटी। इसके बाद कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी जाती, तो आपको करना क्या है, डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देना है। ये जो फॉर्मूला उसको याद करो, कभी कभी ये डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी जाती, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं है, डेंसिटी की जगह आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो बेसिकली डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस जब क्वेश्चन आएगा तब करेंगे। हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज वेट टू वेट इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे उसको लिखा जाता। अब बात है
डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन आप जानते 11th में पढ़ चुके हो, फिर भी समझ लो क्योंकि बार बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1। सपोज मैंने आपको HCl का सॉल्यूशन दे रखा हो, मुझे ऐसा हो कि उसमें कुछ वाटर ऐड कर लो, तो मैंने VmL वाटर ऐड कर दी, तो होगा क्या, वॉल्यूम V1 था तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कुछ नया वॉल्यूम आ जाएगा जिसको मैं V2 बोलूं, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, था V1 और V मैंने ऐड कर दी, तो उसकी मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी और मोलारिटी कितनी होगी, M2। देखो अभी हमने बाहर से कहीं सब्सटेंस ऐड नहीं किया है, सब्सटेंस को निकाला नहीं है, खाली सॉल्वेंट को ऐड किया। तो इस कंडीशन में सब्सटेंस मतलब अगर मैंने HCl लिया तो HCl का मोल कॉमन रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इस केस में आपको ये डाइल्यूशन की फॉर्मूला क्या लिखनी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये दे रखा हुआ है एक मोलारिटी, जो नया सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलारिटी दे रखी हुई है और कितना वॉल्यूम ऐड किया है वाटर का वो ढूंढ। तो इस केस में आपको और कुछ करना नहीं है, M1V1 तो आप जानते ही हो, M2V2 की जगह आपको क्या लिखना है, V1 प्लस V, तो ऐड वाटर क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, कितना वाटर आपने ऐड किया है उसका वॉल्यूम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो कंसंट्रेशन की फॉर्मूला, डाइल्यूशन की फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैंने NaOH का सॉल्यूशन ले लिया और इसमें मैं H2SO4 ऐड कर रहा हूं, देखो अब वाटर ऐड नहीं कर रहा, क्या ऐड कर रहा हूं, H2SO4, तो यहां पे क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इस केस में Na2SO4 प्लस H2O बनेगा। तो इसका एक मोल, इसके सामने इसका एक मोल यूज नहीं होता, तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, इसके 2 मोल्स यूज, मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो तो दोनों के इक्विवेलेंट मास यूज हो जाते, मोल यूज नहीं होते। ऐसे केस में अगर हम मोलारिटी टर्म्स का यूज करें तो हमें फॉर्मूला ऐसे लिखनी पड़ेगी, न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन में M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन की फॉर्मूला है, एक केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वन रिएक्टर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ अदर रिएक्टर ऐसे लेना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आएगा। मैंने और एक वर्ड बोला, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अगर आप जानते हो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसको अलग तरीके से भी ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन आपको दिया ना हो तो। जैसे कि पहले इतने फॉर्मूला देख लेते हैं, चलो हो गए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो अपने हिसाब से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिस्कशन कर लिया, वो भी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा, पर इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अब दूसरी बात हमने अब भी डिस्कस किया, उसमें एक सब्सटेंस एसिड था, दूसरा सब्सटेंस बेस था,
दो सब्सटेंस अर्थात तो दो सॉल्यूशन अलग अलग सब्सटेंस के थे, पर मैंने HCl का ही यूज कर लिया। एक टाइम M1 मोलारिटी V1 वॉल्यूम वाला HCl है, कोई भी ले सकते हो, और दूसरे कंटेनर में M2 कंसंट्रेशन वाला V2 वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन, ये भी HCl है। तो ये दोनों को मिक्स किया जाए तो मुझे मिक्सचर मिलेगा, और उसमें होगा क्या, HCl ही होगा, तो कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला नहीं। और जो मिक्सचर मिलेगा उसका मैं कंसंट्रेशन M एंड वॉल्यूम V बोल दूं, तो नए मतलब ये जो मिक्सिंग हुआ है वो मिक्सचर की मोलारिटी कैसे ढूंढी जाएगी, तो M इंटू V इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब V आप जानते हो क्योंकि ये दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है। इसको V1 ये गलती है, V2 नहीं, सही है V2। तो आपको यहाँ पे V की जगह इसको मैं नीचे ला देता हूं, तो V1 प्लस V2 ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। कब मिक्सिंग हो तब। तो मोलारिटी इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसके बाद नॉर्मालिटी। अब देखो हमने मोलारिटी की फॉर्मूला देखी थी, सिंपल क्या था, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मास ऑफ, बोलो, सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम M। अब मुझे नॉर्मालिटी की फॉर्मूला लिखनी हो तो जहां जहां आगे आपने मोलारिटी देखा उसमें चेंज इतना ही करना है, ये मास की जगह इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, बाकी सेम रहेगा 1000 इंटू W इंटू VM। तब क्वेश्चन है कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या है, जानते हो, एनसीईआरटी का वीडियो लेक्चर डिटेल में देखो, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, पर इन शॉर्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N फैक्टर। N फैक्टर क्या है, तो अगर आपका एसिड है तो एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेस है तो एसिडिटी, रेडॉक्स रिएक्शन है और डिटेल में फिर से थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और सॉल्ट है तो टोटल चार्ज ऑन मेटल आयन, टोटल चार्ज ऑन मेटल आयन, तो ये आपको मिल जाएगा। सिंपल है, फिर से सभी फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके लिखी हुई आपको मिल जाएगी। चेंज किया हुआ है इक्विवेलेंट वेट, डेंसिटी 1 हो, चेंज किया इक्विवेलेंट मास, डेंसिटी दी हुई है, चेंज किया इक्विवेलेंट मास। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है। चलो डाइल्यूशन, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्वांटिटी मिक्स की जाती है दो सेम सॉल्यूशन की, तो N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसके बाद क्वांटिटी कितनी ऐड हुई वो ढूंढना हो तो N1V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V1 प्लस V की जगह आप X ले सकते हो। चलो ये देखा था, मोलारिटी दी हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, तो एक रिएजेंट उसका कोएफिशिएंट नीचे लिखा जाता है, इसके दूसरा रिएजेंट उसका कोएफिशिएंट नीचे लिखा जाता है, और केमिकल रिएक्शन की जगह आपको बोला जाएगा कि भाई एक्स एसिड
उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन Y बेस से किया जाता है। एसिड की, याद रखना, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी जानते हो तो आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट मास का यूज करके, मतलब नॉर्मालिटी का यूज करके उसको फाइंड कर सकते हो। NaVa इज इक्वल टू NbV। अब मुझे मोलारिटी दे रखी, क्वेश्चन क्या आएगा, मोलारिटी दे रखी है तो इसका यूज कैसे करेंगे। तो एक और चीज ध्यान रखो भाई, Va तो नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी दोनों का रिलेशन इसके बाद लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, N इंटू एम, और ये N फैक्टर है जो अभी हमने डिस्कस किया। सपोज ये आपका एसिड है तो N क्या है, उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड इंटू उसकी मोलारिटी M1 Ma और इसका वॉल्यूम V। सेम वे बेस है, अब क्या करोगे, Mb इंटू वॉल्यूम Vb। और मुझे नॉर्मालिटी की जगह डायरेक्ट मोलारिटी नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस है तो एसिडिटी ऑफ, तो एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगी। देखो, basicity of acid into MaVa is equal to acidity of base into MbV। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी अभी हमने डिस्कस कर लिया। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू N फैक्टर इंटू मोलारिटी। N फैक्टर का भी डिस्कस कर लिया, देखते जाओ एक एक। एसिड हो तो बेसिसिटी, बेस हो तो एसिडिटी, रेडॉक्स रिएक्शन नंबर ऑफ चेंज इलेक्ट्रॉन, सॉल्ट हो तो टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आए, जैसे Al2SO4 3। फॉर्मूला याद रखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसकी आपको इक्विवेलेंट मास ढूंढना पूछा हो, एल्यूमिनियम सल्फेट नाम दे रखा हो और पूछा कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो कंफ्यूजन आएगा। पहले क्या सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला केमिस्ट्री जानते हो, उसको आ जाएगी फॉर्मूला Al2SO4। उसका इक्विवेलेंट मास कैसे ढूंढेंगे, तो N फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो Al2SO4 3 में कितना चार्ज आएगा, मेटल, तो उसका आयोनाइजेशन करो, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, कितना चार्ज है इसके ऊपर, तो क्योंकि 3 चार्ज है पर टोटल कितना होगा 2 है, क्योंकि इसमें हमें मेटल आयन पे चार्ज ढूंढना, अकेला मेटल आयन का, सॉल्ट में मेटल का टोटल चार्ज, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 6। तो इसके मोलिकुलर मास को 6 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, N फैक्टर नहीं, मोलिकुलर मास को 6 से डिवाइड करो तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। चलो हो गया। अब बात है मोलारिटी। तो यहां पे भी हमें मोलारिटी याद कर लेनी है फटाफट। मोलारिटी की फॉर्मूला तो क्या होगा, M इज इक्वल टू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू Vm, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको स्मॉल m लिखा जाएगा तो इट्स कॉल्ड मोलालिटी। क्या बोला जाएगा, मोलालिटी। चेंज क्या आएगा, तो 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे चेंज है।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट और एक ग्राम में दिया हो तो ऊपर 1000 लिखना है। इन शॉर्ट यहाँ पे मोल पर केजी यूनिट आएगा और ये आएगा मोल पर लीटर। चीज इतना ध्यान रखना। बाकी रिलेशन एक यूनिट का दूसरे यूनिट के रिलेशन, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देखेंगे। चलो मोलालिटी समझ सकते हो अब इसको। मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में बोला था, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ वर्क। पर मोल, सपोज सॉल्यूशन हमने ले लिया तो उसके जितने भी कंपोनेंट है वो सभी को मिला के 1 मोल होता है। तो इसके पार्ट कर दे तो हर पार्ट को मोल फ्रैक्शन बोला जाए। फॉर्मूला ये है कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज डिनोटेड बाय x। जैसे कि कंपोनेंट A है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb। तो Na मोल ऑफ सॉल्यूट ले लेते तो Nb मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे क्या हो गया, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर क्या हुआ, मोल ऑफ कंपोनेंट A। अगर कंपोनेंट B है तो उसको ऐसे भी लिखा जाएगा, टोटल कंपोनेंट A एंड B, उसका मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होगा। कितना होगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ये चीज आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला याद हो जानी चाहिए, तभी सही तरीके से MCQ कर पाओगे। अब है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी का रिलेशन, जब आपको डेंसिटी दे रखी हो तब आप ढूंढ पाओगे। तो पहले तो मोलालिटी, उसकी फॉर्मूला याद करो, क्या लिखा था, तो मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दिया है। अब क्वेश्चन ये आएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, और MCQ में अथवा तो NCERT बेस्ड कोई भी बोर्ड हो, न्यूमेरिकल्स आते ही। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्या दिया हुआ है, एक तो मोलालिटी, डेंसिटी, और सॉल्यूशन आपको लेना है 1 लीटर अथवा तो 100 ml। चलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मोलालिटी की डेफिनेशन अगर जानते हो तो वही मोल्स है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन 1000 ml है तो मोलारिटी, क्या मोलारिटी इज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब 1000 तो हमें लिखना ही है, क्यों लिखना है भाई, तो नीचे हमें ग्राम लेना है। अब बात है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता, तो आपके पास 1000 ml, क्योंकि हमें ग्राम में लेना है तो हम लेंगे 1000 ml, और डेंसिटी ग्राम पर ml होगी। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन तो 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको मोल तो जानते ही हो भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट उसको उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है, मोल इंटू मोलर मास इज अ मास। तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इट मीन सॉल्यूट लिखा हुआ है, ऐसा याद रखना है। तो क्या हो जाएगा m इंटू एम बी। चलो पूरा समझ चुके हो डिटेल में, ये फिर भी आपके सामने आ जाए। इसके जगह मुझे एक और अच्छी तरीके से फॉर्मूला यूज करने, मतलब और एक फॉर्मूला है जो ऑलवेज मैं यूज करता हूं। क्या होगा, तो डेंसिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस मोलर मास अपॉन 1000। चलो सभी फॉर्मूला फिर से ऐसे लिख सकते हो फटाफट। दोनों फॉर्मूला कैसे आए तो डिराइव भी ऐसे कर सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल में। तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी आपके सामने है। चलो अब रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्यूट का ढूंढना है, तो कैसे लिखा जाएगा, तो फॉर्मूला ये आपके सामने है, याद ही रखनी है। बी लिखा हुआ है वो आपका होगा सॉल्यूट, तो एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे आप लिख सकते हो, याद रखना है। अभी अभी नियरेस्ट में JEE में इसके बेस पे क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू देखेंगे तभी आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मुझे मोलालिटी ढूंढना है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू, याद रखो 1000 इंटू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एफ। बी बोला मतलब सॉल्यूट, ए बोला तो सॉल्वेंट, तो 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, फॉर्मूला याद रखनी है सेम वे। तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन एक्स बी, याद करो क्या बोला था, बी मतलब सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एम मोलारिटी एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 इंटू डी। एक और फॉर्मूला मोलारिटी, तो 1000 इंटू डी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, इन दिस गिवन एक्सप्रेशंस द सबस्क्रिप्ट ए रिफर्स टू सॉल्वेंट एंड बी रिफर टू सॉल्यूट। तो ऐसे अगर आप पूरी फॉर्मूला सही तरीके से जानते हो तो एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। अब एमसीक्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड हम अभी देखेंगे। तो अपने कंसंट्रेशन की सभी फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से लर्न कर दिए। क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, ऑप्शन आएंगे और कौन सी फॉर्मूला यूज करनी होगी वो मैं आपको समझा, डेटा अंदर फॉर्मूला में रख के आप उसका सही आंसर ला सकते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml 0.25 मोलर सॉल्यूशन इज। अब छोड़ दिया क्वेश्चन, तो पूछा क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस
Na2CO3। तो आंसर किस में आएगा? ऑप्शन भी देखा करो, ग्राम में आएगा। दिया क्या हुआ है? मोलारिटी। तो आपको क्या आना चाहिए? मोलारिटी की अच्छी सच्ची फॉर्मूला, सच्ची फॉर्मूला, और डेटा जो दिया है उसके हिसाब से जरूरी है। आप मोलारिटी की यहाँ पे डेंसिटी और परसेंटेज वाली फॉर्मूला रखोगे तो नहीं चलेगा। किया गया है, वॉल्यूम दिया हुआ है और मास ढूंढना है, तो मोलारिटी की फॉर्मूला कौन से आएगी? याद कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मास अपॉन मोलर मास इंटू VmL। बस इसमें आप अपना डेटा डाल दो, क्या लिखना होगा तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं ला देता हूं, फॉर्मूला आ गई। ढूंढना क्या है? मास। मोलारिटी कितनी लिखोगे? 0.25। मोलर मास Na2CO3 का आपको ढूंढना होगा। मोलर मास भी ढूंढना आना चाहिए, Na2CO3। अभी नहीं सिखाएंगे, यो आपको वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी के देखने पड़ेंगे। वॉल्यूम तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है, मोलारिटी, मोलर मास और वॉल्यूम, W को सब्जेक्ट बनाओ तो आपका आंसर 6.625। ढूंढ लो इसमें कौन सा है? 6.625 आंसर आपका आएगा डी। तो बस ऐसे ही सही फॉर्मूला का चयन आपका सही आंसर ला दे। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है, what will be the molarity of the solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 250 ml solution? तो सिंपल है, ऑप्शन देखे बिना भी आप आंसर ला सकते हो। अब भी जो मोलारिटी की फॉर्मूला लिखी वो लिखनी होगी, ऑप्शन देख लो पहले। चलो आंसर ला दो, सही आंसर ढूंढ लो और आंसर दे दो, फटाफट अपने आप कर सकते हो। चलो क्या करना होगा, मोलारिटी की फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा डाल दो, आंसर आपको मिल जाएगा ऐसे। 0.5 मोलर सॉल्यूशन होगा, आंसर ए। तो फॉर्मूला चेंज होती रहे, कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, the molarity of solution of Na2CO3 having 10.6 gram per 500 ml of solution is। तो वैसा ही क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही आ जाएंगे आपको, बहुत दिक्कत वाले नहीं है। इनिशियली ऐसा ही रहेगा, लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी। अब फिर से वही बात, मोलारिटी की फॉर्मूला डाल दो, मास वॉल्यूम डाल दो, मोलिकुलर मास भी फॉर्मूला में लगा दो, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर 0.2 मोलर, मतलब ये आंसर। अब देखो, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 500 ml of concentrate H2SO for 36 normal with 50 ml of water is। हाई मोलारिटी, क्या दिया हुआ है? मोलारिटी। पर क्या पूछा हुआ है? द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय, वर्ड को पकड़ लो, मिक्सिंग। तो यहाँ पे मिक्सिंग वाली फॉर्मूला लगनी चाहिए। 50 ml कॉन्सेंट्रेट H2SO जिसकी नॉर्मालिटी दी हुई है, तो इसको मैं N1 बोल दू, 36 नॉर्मल, और इसको बोलो V1, तो क्या होगा? 50 ml विथ 50 ml वाटर। और क्या पूछा हुआ है? तो इसको लिख दो V2 50 ml। अब एक क्वेश्चन ये आए, आपको H2SO4 की नॉर्मालिटी दी हुई है,
वाटर ऐड करने के बाद 50 ml वाटर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी नॉर्मलिटी में आएगा। किसमें आएगा? नॉर्मलिटी में आएगा। फिर आपको उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। चलो N1 36 वॉल्यूम 50 ml, N2 नहीं है मेरे पास, और V2 50 ml। तो ये मेरा हो गया N2 बराबर 36 नॉर्मल। गलती कर दी। क्या गलती कर दी? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ कंसंट्रेट विद 50 ml। तो 50 ml था और 50 ml ऐड कर दिया, तो V2 क्या होगा? 50 ml, तो ये हो जाएगा आपका 100 ml। तो यहाँ पे 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, देन आंसर इज 18 नॉर्मल। अब नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर इज इक्वल टू मोलारिटी। n फैक्टर H2SO4 का 2 होता है, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। नॉर्मल की जगह 9 मोलर हो जाए। क्या हो जाएगा? मोलर। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ के समझना है। अगर ऐसे ही सोच के आंसर लाने का ट्राई करोगे तो गलतियां होगी एमसीक्यू में। परफेक्शन होना ही चाहिए, सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने H2SO4, तो थोड़ा और रिवाइज कर लेते। H2SO4 के लिए n फैक्टर 1 है, नहीं, कितना है? 2 है। HCl के लिए 1 है। H3PO4 के लिए 3 है। H3PO3 के लिए 2 है और H3PO2 के लिए 1 है। H2C2O4 इट्स कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड 2। जो रूटीन में आपके काम में आने वाला है वो n फैक्टर आपको दे दिया है, याद रखा करो। चलो इसके बाद पहले क्वेश्चन फिर से सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो 9 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन भी आपके सामने है। फॉर्मूला कौन सी लगानी वो डिसाइड करके अगर आप इसको सही तरीके से कर पाते हो तो आंसर ला दो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रॉन आर मिक्स इन द फॉलोइंग मैनर। ये आपका दिया हुआ है वॉल्यूम, ये दिया हुआ है मोलारिटी एक सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है वॉल्यूम, ये दिया हुआ है मोलारिटी। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर? तो आपको ढूंढना है ये। तो क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। डेटा रख के आप अपने हिसाब से फटाफट में लिखो, इसके पहले आंसर ला दो। 80 इंटू 1.5 प्लस 20 इंटू 1.2 अपॉन V1 प्लस V2 480 प्लस 420। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करके सही आंसर ला दो फटाफट। तो आपका आंसर होगा 1.344 मोलर। आंसर सी। तो बस एप्लीकेशन फॉर्मूला की सही होनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया है, वो भी सही तरीके से पढ़ लो तो आपको सिंपल तरीके से आंसर लाना आ जाएगा। चलो पढ़ते हैं।
10.6 grams of substance of molecular weight 106 was dissolved in 1000 ml. तो एक स्टेटमेंट तो फिक्स है, 10 ml of this solution was pipetted out into 1000 ml flask and made up to the mark with distilled water the molarity of the resulting solution. तो आपको ये जो है उसके क्या ढूंढनी पड़ेगी, मोलारिटी। उसमें से 10 ml निकाल दिया तो 10 ml में उसका क्या ढूंढना पड़ेगा, मोल ढूंढना पड़ेगा। और मोल जितना है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन कितना बनाया हुआ है 1000 ml, तो जितना मोल है उतना ही मोल पर लीटर, जितना ही मोल है उतना ही मोल पर लीटर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मोलारिटी। आई बात समझ में? तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1.6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अब मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, तो चलो पहले मैं फटाफट मोलारिटी ढूंढ देता हूं। क्या है, 10.6, मोलिकुलर मास कितना है 106, कितना बना दिया है 100 ml, तो ऊपर क्या लेना है 1000, ये दोनों हो जाएंगे कट, तो मोलारिटी आएगी 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 1 मोल सब्सटेंस इसमें रहेगा। अब इसमें से आप क्या निकाल देते हो 10 ml, तो कितना मोल रहेगा, तो आप रेशियो भी ले सकते हो भाई, 1000 ml है तो 1 मोल, तो मुझे कितना लेना है 10 ml, तो कितना मोल होगा, तो ये जाएगा कट, तो 0.01 मतलब 10⁻²। अब ये 10 ml लेके उसका डाइल्यूशन कितना किया 1000 ml, और वो तो हुआ मोल पर लीटर ही, क्योंकि हमने 10 ml में इतने मोल सब्सटेंस को ले रखा है, तो इसकी मोलारिटी भी होगी इतनी, देख लेते चलो।